Chapters 41 Dissecting Rocks, 42 It Really Is a Goo, 43 The Final Sixth Purple Gold Rock, 44 Monkey Wine, Not Yielding the Opportunity of the Liquor Worm. Chapter Start, Chapter 41, Dissecting Rocks. मुझे कुछ पत्थर खरीदने हैं। अपने टारगेट्स चुन लेने के बाद फैंग युआन ने अस फीमेल गू मास्टर से कहा। अनाड़ी है। अस फीमेल गू मास्टर ने फौरन सोचा, क्योंकि जो सबसे गए गुजरे जुआरी भी होते हैं वो भी पत्थर खरीदने से पहले बहुत गहरी जांच पड़ताल करते हैं। पहले वो उन्हें ध्यान से देखेंगे, फिर अपनी हथेलियों में रखकर उनकी सतह और वजन महसूस करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर उन्हें फीलिंग ठीक नहीं आए तो वो हार मान लेते हैं। कोई भी आते ही खरीदना है नहीं बोलता, और फैंग युआन जैसा इंसान जो आते ही खरीदना है बोल रहा था, वो बिना किसी शक के एकदम अनाड़ी था जो पहली बार पत्थरों का जुआ खेलने आया था। फीमेल गू मास्टर ने ये सोचा जरूर, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई फर्क नहीं आने दिया, बल्कि फूल की तरह मुस्कुराती रही और फैंग युआन से नरमी से बोली, तो आप कौन सा पीस चुन रहे हैं? फैंग युआन ने इशारा किया और कहा, ये वाला। उसने फौरन वो पत्थर उठा लिया। फैंग युआन ने फिर इशारा किया और कहा, ये वाला भी। वो थोड़ा हैरान हुई, उसने सोचा नहीं था कि ये नौजवान 2 पीस खरीदेगा। लगता है ये लड़का बड़ा जुआ खेलने वालों में से है, उसने मन ही मन अंदाजा लगाया। लेकिन इसके बाद फैंग युआन ने एक बार फिर इशारा किया, और ये वाला और वो वाला, मैं ये सब खरीद रहा हूं। फीमेल गू मास्टर एकदम से CHAUE कर गई, उस बहुत हैरानी हुई और वो खुद को फैंग युआन को दोबारा आकलन करने से रोक नहीं पाए। लगता है इस साधारण से दिखने वाले लड़के का फैमिली बैकग्राउंड काफी तगड़ा है, वरन किसी आम गू मास्टर के पास ऐसे खर्च करने के लिए फालतू पैसे कहां से आएंगे? ये सोचते ही फीमेल गू मास्टर की मुस्कान और भी नरम और फ्रेंडली हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा ये लड़का एक असली कस्टमर निकलेगा। ये तो एक अनुमानित खुशी थी, लेकिन फैंग युआन ने यूज एक बार फिर हैरान कर दिया जब उसने सबसे दूर रखे पर्पल गोल्ड रॉक की तरफ इशारा किया। ओ हाँ, और वो 2 पीसेस भी। फीमेल गू मास्टर अपने अंदर के झटके को छुपाना साकी, ये गू यू गांव के किस यंग मास्टर का बेटा है? लगता है ये मेन फैमिली ब्रांच का वारिस है। अगर मैं इसके साथ जुड़ गई तो शायद मुझे यहां दुकान में क्लर्क बनकर घुटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ख्याल के साथ फीमेल गू मास्टर की मुस्कान और भी मीठी हो गई और उसने फैंग युआन की तरफ सडेक्टिव अंदाज में देखा। 6 पत्थर फैंग युआन के सामने रखे गए। फैंग युआन ने 7 प्राइमेवल स्टोन्स निकले और फीमेल गू मास्टर को दे दिए। उसके पेमेंट करने के तरीके ने टेंट में मौजूद सभी दूसरे गू मास्टर्स का ध्यान खींच लिया। ओह, कोई पत्थरों का जुआ खेलने जा रहा है। हम 1 घंटे से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं हुई। ए फ्लैट जब कोई ट्राई कर रहा है तो हम भी देख लेते हैं। एक स्टूडेंट है, उसने एक साथ 7 प्राइमेवल स्टोन्स निकाल दिए, इसकी फैमिली जरूर अमीर होगी। एकदम नया लग रहा है। HMPH, पत्थरों का जुआ इतना आसान नहीं होता। इससे बहुत बुरी चोट लगने वाली है। गू मास्टर्स वहीं खड़े होकर धीरे धीरे डिस्कस करने लगे, सबकी निगाहें फैंग युआन पर टिकी हुई थी। यंग मास्टर, क्या आप पत्थरों को यहीं पर खुलवाना चाहेंगे? हमारा गैम्बलिंग पत्थर खोलने की फ्री सर्विस देता है। फीमेल गू मास्टर ने नरमी से सलाह दी, अपनी ईम से सडेक्टिव इशारे भेजते हुए। फैंग युआन ने अपनी ईड़ के कोने से भीड़ पर एक नजर डाली, उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ हिलाकर फीमेल गू मास्टर को माना कर दिया। पर्पल गोल्ड मेरा लकी कलर है और ये मेरी पहली शर्त है, ये बहुत मायने रखती है। मैं पत्थर खुद ही खोलूंगा। फीमेल गू मास्टर की ईड़ और चमक उठी, सोचते हुए, ये शाही अंदाज, बिल्कुल एक अमीर यंग मास्टर जैसा। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि फैंग युआन गू यू गांव में एक तरह से लावारिस था, बिना किसी सपोर्ट के, जिसे हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता था। TSK, तो क्या हुआ अगर पैसे हैं? पता नहीं ये कौन सा अमीर बाप का बेटा है, यहां अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई बर्बाद करने आया है। नासमझ लड़का, भला कोई लकी कलर के हिसाब से पत्थर चुनता है क्या? साय, ये हरकत तो बिल्कुल प्राइमेवल स्टोन्स को पानी में फेंकने जैसी है और फिर लहरों को देखकर मजा लेने जैसी। टेंट में मौजूद गू मास्टर्स ने एक हाई झटके में अपनी सारी एक्साइटमेंट खो दी। ये सोचने के बाद कि फैंग युआन एक बिगड़ा हुआ लड़का था, उनकी पहले से ही कम उम्मीदें हवा में गायब हो गईं। कुछ गू मास्टर्स ने तो अपनी नजरें भी हटा ली और काउंटर पर रखे फॉसिल्स को दोबारा जांचने के लिए मुड़ गए। आसपास के बदलाव का फैंग युआन के मन की स्थिति पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बेपरवाही से अपने प्राइमेवल सी के अंदर प्राइमेवल एसेंस को एक्टिवेट किया और यूज मूनलाइट गू में डाल दिया। अगले हाइपैल
उसके दाहिने हाथ की हथेली पर बने चंद्रमा के निशान से पानी जैसी हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। फैंग युआन ने इसी दाहिने हाथ से एक पर्पल गोल्ड रॉक को पकड़ा, उस अपनी हथेली में रखा। फिर उसने अपनी उंगलियां बैंड की और धीरे धीरे फॉसिल की सतह को रगड़ने लगा। नीली रोशनी लगातार चमकती रही, रोशनी की लहरें पानी की तरह उठ रही थी जबकि पर्पल गोल्ड रॉक का आकार छोटा होता जा रहा था। पत्थर के चूरे का ढेर फैंग युआन की उंगलियों के बीच से गिरकर टेंट के कार्पेट पर गिर रहा था। यंग मास्टर का हाथ बहुत साफ है। फीमेल गू मास्टर ने मौके का फायदा उठाते हुए फौरन तारीफ की। ये लड़का बिल्कुल निकम्मा नहीं है। क्या कमाल की स्किल्स हैं। ये नज़ारा देखकर गू मास्टर्स की ईंट में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने फैंग युआन को एक नई नज़र से देखना शुरू कर दिया था। फैंग युआन नीली रोशनी से पत्थर की सतह को रगड़ रहा था। यह मूनलाइट गू का एक बहुत हाई बारीकी से इस्तेमाल करने का तरीका था। आमतौर पर इस लेवल तक पहुंचने के लिए मूनलाइट गू को 2 से 3 साल तक इस्तेमाल करना पड़ता है। फैंग युआन की उम्र और स्टूडेंट आइडेंटिटी के हिसाब से ये कर पाना सच में काबिल-ए-तारीफ था। देखो, ये हमारे गू यू क्लैन की स्पेशलिटी मूनलाइट गू इस्तेमाल कर रहा है। कुछ गू मास्टर्स ने ये देखा और फौरन गर्व महसूस किया। उनके दिल में फैंग युआन के लिए स्नेह बढ़ गया। लेकिन इस तरीके से पत्थर खोलना अभी भी बहुत रफ है। कुछ पुराने और ज्यादा अनुभवी गू मास्टर्स ने अपने सर हिलाए। पर्पल गोल्ड रॉक छोटा और छोटा होता गया, हथेली से थोड़ा बड़ा होने से लेकर मुट्ठी के साइज का हो गया, जिसे फैंग युआन ने अपनी उंगलियों से कास कर पकड़ा हुआ था। नीली रोशनी और तेज हो गई जब फॉसिल मोती के साइज का हो गया। आखिर में जो बचा था वो पत्थर के चूरे का ढेर था, जो कार्पेट पर गिरकर एक छोटी सी पहाड़ी बना रहा था। ये एक ठोस पत्थर था, इसके अंदर कोई गू वर्म नहीं था। जैसा सोचा था, ये भरोसे के लायक नहीं है। गू मास्टर्स ने अपने सर हिलाए। यंग मास्टर, अभी भी 5 पीस बचे हैं। फीमेल गू मास्टर ने हिम्मत बढ़ाई। फैंग युआन का चेहरा शांत था, बिल्कुल बेअसर। उसने दूसरा पर्पल गोल्ड रॉक उठाया और रगड़ना जारी रखा। लेकिन इस पीस का नतीजा भी एक ठोस पत्थर ही निकला, अंदर कोई गू वर्म नहीं था। तीसरा पीस भी वैसा ही था। गू मास्टर्स अब बेचैन होने लगे। देखना बैंड करो। रंग के भरोसे पत्थर चुनने से इस जुए का कोई मतलब नहीं। अगर इसे इसमें से कोई अच्छा गू मिल गया तो मैं फर्श पर पड़ा ये पत्थर का चुरा खा जाऊंगा। कोई मजाक उड़ते हुए हंसा। दिल छोटा मत कीजिए यंग मास्टर, अभी 3 पीस बचे हैं ना, आप अभी सिर्फ आधे रास्ते पर हैं। फीमेल गू मास्टर ने फैंग युआन को यूकेएस आना जारी रखा। फैंग युआन ने चौथा पीस उठाया और जब वो हथेली के साइज का हो गया, उसने अचानक सारी हरकत रोक दी। ओह, कुछ है। पत्थर की बनावट बदल गई। यह पर्पल गोल्ड की तलछट नहीं, बल्कि एक तरह का स्याही जैसा काला रंग है। ये मत कहना कि अंधे तुक्के में उसकी किस्मत सच में चमक गई। आसपास के गू मास्टर्स हल्के से चिल्लाए। यंग मास्टर, यहां से आपको संभाल कर रहना होगा। अचानक कोई हरकत मत करना। सुशुपीटी गू वॉर्म्स बहुत नाजुक होते हैं। अगर आपने ज्यादा ताकत लगा दी तो आप अंदर के गू वर्म को मार देंगे। फीमेल गू मास्टर ने ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। एक पाल के लिए CHAUE करने के बाद उसने फौरन सावधानी से सलाह दी। फैंग युआन की हरकतें धीमी हो गईं, उसकी उंगलियां धीरे धीरे रगड़ रही थी जबकि छोटा सा चूरा धीरे धीरे गिर रहा था। कई रुकावटों के साथ लगातार इस क्रिया को दोहराते हुए वो अब पहले जैसा फ्लूइड नहीं था। काले रंग का पत्थर का चूरा धीरे धीरे गिरता रहा और जैसे जैसे पत्थर छोटा होता गया, फैंग युआन की हरकतें और धीमी और नरम होती गईं। कार्पेट पर पत्थर का चूरा जमा होता रहा जबकि फैंग युआन का काले रंग का पत्थर आखिरकार पूरी तरह से साफ हो गया। साई, कितने अफसोस की बात है, ये तो पत्थर के अंदर पत्थर है। मेरी सारी फीलिंग्स बेकार चली गईं। मुझे सच में लगा था कि अंदर कोई गू वर्म है। तुम सब लोग बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हो। क्या पत्थर का जुआ इतना आसान है? 10 में से 9 तो खाली ही निकलते हैं, वरन दुकान पैसे कैसे कमाएगी? यंग मास्टर, आपकी किस्मत पहले से ही खराब नहीं है। पहली बार में पत्थर के अंदर पत्थर मिलना, आम लोग ये नहीं कर पाते। फीमेल गू मास्टर ने फैंग युआन को सांत्वना देने का एक और तरीका आजमाया, जो कि उसके लिए आने वाले नतीजे के लिए रास्ता तैयार करना भी था। पत्थर के जुए में कुछ ना मिलना बहुत आम बात थी। 10 में से 9 बार ऐसा होता था। उसकी नज़र में फैंग युआन अंधाधुंध चुन रहा था। एक गू फॉसिल मिलने का चांस 0 के बराबर था। फैंग युआन मुस्कुराया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और उसने 5वां पत्थर निकलना जारी रखा। उसने ध्यान से रगड़ा और 10 सांसों के वक्त में पर्पल गोल्ड रंग के पत्थर की सतह पूरी तरह से रगड़ दी गई, जिससे एक खुरदरी सतह वाली पीली मिट्टी की गेंद सामने आ गई। चैप्टर 42, इट रियली इज अ गू?
ये मत कहना कि ये एक और पत्थर के अंदर पत्थर है। देखने से तो वही लगता है, लेकिन ये थोड़ा अजीब है। इस मिट्टी की गेंद को पर्पल गोल्ड रॉक की सतह ने घेर रखा है। मिट्टी की गेंद की सतह को आराम से दबाया जाना चाहिए था, तो फिर सतह अभी भी उबड़ खाबड़ क्यों है? आसपास के गू मास्टर्स उलझन में थे। अपने हाथों में मिट्टी की गेंद को देखते हुए फैंग युआन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके दिल में हल्की सी हलचल हुई। उसने रगड़ना जारी रखा। एक नीली पानी जैसी रोशनी के नीचे धूल जैसी रेत गिरने लगी। अस धूल के बीच कुछ मिट्टी के टुकड़े मिले हुए जो उसके पैर के पास पड़े पत्थर के चूरे के ढेर पर गिर रहे थे। कहीं सच में कुछ है तो नहीं? ये देखकर कुछ गू मास्टर्स ने अपनी एड़ी चौड़ी कर ली। कहना मुश्किल है, कोई अनिश्चित स्वर में बोला। मुझे लगता है कुछ है, सच में कुछ है। एक और शख्स धीरे से बोला। पीली मिट्टी की गेंद रगड़ के कारण धीरे धीरे छोटी होती गई, और जब वो हथेली के साइज की हो गई, कोई टेंट में घुस आया। नौजवान, रुक जाओ। मैं जिया जिनशेंग आइस खरीदूंगा। फैंग युआन की हरकत रुक गई। एक ही पाल में टेंट में मौजूद सभी गू मास्टर्स ने अपना ध्यान उस शख्स पर केंद्रित कर दिया। वो देखने में नौजवान लग रहा था। उसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच थी। उसने सुनहरे रंग का एक चोगा पहना हुआ था, कमर पर एक फीते वाली बेल्ट थी, और यूएस बेल्ट पर एक चौकोर जड़े का टुकड़ा लगा था। उस जड़े के टुकड़े पर एक शब्द लिखा था, जो एक अक्षर दिखा रहा था। जाहिर है, ये एक रैंक 1 गू मास्टर था। 20 साल की उम्र में अभी भी रैंक 1 गू मास्टर होना, लगता है उसका टैलेंट अच्छा नहीं था। लेकिन इस शख्स का दर्जा कुछ खास था। उस देखकर टेंट में मौजूद सभी गू मास्टर्स झुके और उस सलाम किया, एक साथ कहते हुए, आपका अधीनस्थ आपको प्रणाम करता है, सेकंड यंग मास्टर। सेकंड यंग मास्टर? उसने अभी खुद को जिया जिनशेंग बताया। क्या वो मर्चेंट कारवां के लीडर जियाफू का सौतेला भाई है? इसका मतलब यह है कि यह रॉक गैम्बलिंग डे उसी ने खोला है। लेकिन अब जब वो दखल देने के लिए सामने आया है, तो लगता है वो गैम्बलिंग डे के नियमों को तोड़ रहा है। गू मास्टर्स धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे। सही कहा, मैं इस दुकान का मालिक हूं। छोटे भाई, इतनी कम उम्र में जुआ खेलने निकले हो, क्या तुम्हें अपने परिवार की दांत से डर नहीं लगता? मैं अभी 40 प्राइमेवल स्टोन्स ऑफर करता हूं तुम्हारे हाथ में उस मिट्टी की गेंद को खरीदने के लिए। क्या कहते हो? 40 प्राइमेवल स्टोन्स पहले से ही बहुत हैं, और हो सकता है अंदर कोई गुना हो, लेकिन आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए ये देखकर कि ये तुम्हारा पहला जुआ है, मैं नहीं चाहता कि तुम सब कुछ हार जाओ, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ कैपिटल वापस दे दूंगा। जिया जिनशेंग तेजी से फैंग युआन के सामने चला गया और बोला। 40 प्राइमेवल स्टोन्स? फैंग युआन ने अपनी भूं हल्की सी उठाई और जिया जिनशेंग को अपनी ईड़ के कोने से देखा। ठंडी हुसी हेस्ट हुए, लगता है तुम मेरे कब्जे में जो मिट्टी की गेंद का फॉसिल है उस जबरदस्ती खरीदना चाहते हो। जबरदस्ती खरीदना गैम्बलिंग के नियमों को खराब करना है। ऊपर से तुम अभी किंग माओ माउंटेन पर हो। तुम सबके सामने मुझ जैसे गुयू क्लैन के मेंबर को बुली करना चाहते हो? ओह! फैंग युआन की आखिरी लाइन सुनकर बाकी सभी गू मास्टर्स से रहा नहीं गया और उनके अंदर अनियंत्रित रूप से दुश्मनी बढ़ने लगी जब उन्होंने फैंग युआन की दिशा में देखा। उनका जिया जिनशेंग के प्रति एक्सप्रेशन भी अनुकूल नहीं रहा। जिया जिनशेंग ने सोचा था कि फैंग युआन जैसा 15 साल का लड़का आसानी से मैनेज हो जाएगा, कुछ बातों से आसानी से बहलाया जा सकता है। लेकिन ये सोचना कि फैंग युआन में ऐसी काबिलियत होगी, और एक ही लाइन में उसने जिया जिनशेंग को ऐसी मुसीबत में डाल दिया। गू मास्टर्स को दखल देने के लिए तैयार होते देख जिया जिनशेंग का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने अपनी टोन बदलते हुए तेजी से अपने हाथ हिलाए। छोटे भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं इस गैम्बलिंग ड्यू का मालिक हूं। मैं अपने ही नियमों को तोड़कर अपनी रेपुटेशन कैसे खराब कर सकता हूं? आगे बिजनेस कैसे कर पाऊंगा? ही। मुझे बस तुम्हारी मिट्टी की गेंद थोड़ी दिलचस्प लगी, इसलिए मैं उस खरीदना चाहता था। अगर तुम उस बेचना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बाद में अंदर कुछ नहीं निकला तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया। फैंग युआन ने यूएस पर और ध्यान नहीं दिया। वो मुड़ा और अपने हाथों में मिट्टी की गेंद को रगड़ने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसकी हरकतें बहुत धीमी और बहुत बारीकी से हो रही थी। अक्सर थोड़ी देर बाद सिर्फ सूखी मिट्टी की थोड़ी सी धूल गिरती थी। उसकी हरकत के साथ एक सुषुपीटी गू वर्म धीरे धीरे सबकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। हे भगवान, सच में एक गू वर्म है। उसने सच में एक गू खोल दिया। ये क्या बकवास है? इस तरह का जुआ खेलने का तरीका भी काम कर सकता है? इस नौजवान की किस्मत तो हद से पार है। उसने सच में जबरदस्ती किस्मत से एक गू निकल लिया। तुरंत ही गू मास्टर्स की हताशा से टेंट भर गया।
फीमेल गू मास्टर ने अनजाने में अपने मुंह पर हाथ रख लिया, अपने सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। एक शॉप क्लर्क के तौर पर रास्ते में वो कई पहाड़ी गांव में गई थी, हर तरह के लोग और हर तरह के ग्राहक देखे थे, लेकिन उसने कभी इतना मजेदार दृश्य नहीं देखा था। सच में एक गू है। जिया जिनशेंग की आंख में ठंडी रोशनी चमकी जब उसके दिल में नफरत और पछतावा भर गया। जिस चीज से उस सबसे ज्यादा नफरत थी वो था फायदा उठाए जाना। यह गैम्बलिंग है जो उसने खोला था। उसने कई निगहबानी के तरीके लगाए थे। जैसे ही कोई ग्राहक एक गू खोलने वाला होता, उस खबर मिल जाती और वो आमतौर पर उस जबरदस्ती खरीद लेता। लेकिन अब फैंग युआन उसके गैम्बलिंग ए के अंदर था, उसकी उनके सामने एक गू हासिल कर रहा था। जिया जिनशेंग को महसूस हो रहा था कि उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। जो उसने हासिल किया वो एक मेढक गू था। उसका पूरा शरीर सिर से पांव तक पीला था। पेट हल्का पीला था और उसकी पीठ भूरे पीले रंग की थी, जिसमें कई फोड़े जैसे दानेदार, जो मेढक प्रजाति की एक विशिष्ट पहचान थी। एक नज़र में ये थोड़ा डरावना लगता था। ये बड़ा नहीं था, सिर्फ हथेली के साइज का था। इसे हथेली में पकड़ना 2 से 3 अंडे पकड़ने जैसा था। फैंग युआन का चेहरा हर तरह की प्रशंसा, ईर्ष्या और हताशा के बीच शांत था। उसने ध्यान से अपना प्राइमेवल एसेंस लगाया और उस मेढक के शरीर में डाल दिया। इस पैल गू को फैंग युआन द्वारा रिफाइन किया जा रहा था। फॉसल्स के अंदर से प्राप्त गू वॉर्म्स आमतौर पर बेहद कमजोर होते हैं। न सिर्फ उनके पास कम या बिल्कुल ताकत नहीं बची होती, उनकी चेतना भी सुस्त होती है, जिससे वो असुरक्षित और विरोध करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए उन्हें गू मास्टर्स द्वारा आसानी से रिफाइन किया जा सकता है। फैंग युआन द्वारा जगाए जाने पर मेढक गू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसका पेट हल्का सा कंपा, धीरे से आवाज निकाली। क्रोक। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन इसने सबके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत दिलचस्प बना दिया। एक जिंदा गू और एक मारे हुए गू के बीच कीमत का अंतर बहुत बड़ा था। ये एक जिंदा गू है, उसने सच में एक जिंदा गू खोला है। किसी ने अपनी अनुमालन इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह मडस्किन टोड है, लानत है, ये सच में मडस्किन टोड है। किसी ने मेढक गू की पहचान ली और उत्तेजित होकर चिल्लाया, इस नौजवान की किस्मत सच में अच्छी है, मेरी किस्मत ऐसी क्यों नहीं है। किसी ने आह भरी, ईर्ष्या, जलन और नफरत जैसी जटिल भावनाओं से भरा हुआ। यंग मास्टर, बढ़ाई हो। ये आज तक मेरा पहला मौका है जब मैंने इतना कीमती गू वर्म देखा है। फीमेल गू मास्टर शब्दों से परे हैरान थी, उसकी आंखें जिंदगी से चमक रही थी। ये सच में मडस्किन टोड है। ये एक दुर्लभ रैंक 2 गू वर्म है, इसकी कीमत 500 प्राइमेवल स्टोन्स के बराबर है। लानत है, लानत। किसी ने मेरी दुकान में ऐसा गू वर्म खोल लिया। मैं बहुत बड़े घाटे में हूं, बहुत बड़े। जिया जिनशेंग का चेहरा पीला पड़ गया था जब वो मेढक को घूर रहा था। उसके दिल में गू को छीन लेने की एक तेज इच्छा हो रही थी, लेकिन वो जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने सच में ऐसा किया तो ये मुसीबत को बुलाना होगा। ये उसके परिवार का गांव नहीं था, बल्कि गुयू क्लैन का इलाका था। शायद मुझे थोड़े और प्राइमेवल स्टोन्स देने चाहिए थे, शायद वो मुझे दे देता। सही है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट है। अगर मैंने 100 प्राइमेवल स्टोन्स ऑफर किए होते तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो पिघलता नहीं। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? जिया जिनशेंग पछतावे से भर गया था। नहीं, शायद इस नौजवान को कुछ पता नहीं है। भले ही उसने एक मडस्किन टोड खोल लिया हो, मैं कीमत दबाकर उस खरीद सकता हूं। जिया जिनशेंग के दिल में नई उम्मीद जागी। लेकिन अगले हाईपाल, ये उम्मीद की किरण फैंग युआन के शब्दों से बेरहमी से टूट गई। फैंग युआन ने साफ तौर पर अपने हाथों में मडस्किन टोड को देखा, आसपास के लोगों की प्रशंसा और झटके को नजरअंदाज करते हुए। उसने एक बेहद शांत लहज में जिया जिनशेंग से कहा, मडस्किन टोड, रैंक 2 गू वर्म, हर भोजन में 500 ग्राम पीली मिट्टी की जरूरत होती है। मिट्टी जितनी उपजाऊ हो उतना अच्छा। इसकी प्रजाति संख्या में कम है और ये ट्रेजर ब्रास टोड को रिफाइन करने में जरूरी मुख्य गू है। मार्केट कीमत 500 प्राइमेवल स्टोन्स है। जिया जिनशेंग, क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? तुम सच में इतना साफ साफ जानते हो? जिया जिनशेंग बड़बड़ाया। ऐसे झटके के बाद वो एक शब्द नहीं कह सका। फैंग युआन हल्का सा हंसा और आगे बोला, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। मुझे यकीन है कोई ना कोई इंटरेस्टेड होगा। रुको, मैं इन खरीदूंगा। लेकिन क्या ये कीमत थोड़ी सस्ती नहीं हो सकती? जिया जिनशेंग की मुस्कान कड़वी हो गई। फैंग युआन मुड़ा और चल पड़ा। जिया जिनशेंग ने जल्दी से उसका पीछा किया। नहीं, मत जाओ, मैं
मैं खरीदूंगा। फैंग युआन का इस मस्किन टोड को पालने का कोई प्लान नहीं था। ये एक रैंक 2 गू था, लेकिन फैंग युआन अभी भी रैंक 1 इनिशियल स्टेज पर था। भले ही वो पीली मिट्टी खाता था, किंग माओ माउंटेन हरे मिट्टी से भरा हुआ था, इसलिए उसके लिए खाना ढूंढना मुश्किल होता। इसके अलावा अगर वो इस गू वर्म को नहीं बेचता तो फैंग युआन को खुद 3 गू वर्म्स को खिलाना पड़ता। बड़े हुए प्राइमेवल स्टोन के खर्च को छोड़ भी दें, उसके पास मौजूद प्राइमेवल स्टोन्स की मात्रा भी उन्हें खिलाने के लिए काफी नहीं होती। इसलिए फैंग युआन का प्लान मस्किन टोड को तुरंत बेचकर 500 प्राइमेवल स्टोन्स हासिल करना और एक बड़ी रकम कमाना था। फैंग युआन जैसे रैंक 1 इनिशियल स्टेज के लिए 500 प्राइमेवल स्टोन्स पहले से ही एक बड़ी रकम मानी जाती थी। सौदा जल्दी ही पूरा हो गया और फैंग युआन ने भीड़ के सामने मस्किन टोड को जिया जिन शेंग को ट्रांसफर कर दिया, साथ ही 5 भारी पैसों के आठले स्वीकार किए। हर थैली में 100 प्राइमेवल स्टोन्स थे। फैंग युआन के पास मूल रूप से 98 प्राइमेवल स्टोन्स और जुआ खेलने पर 7 खर्च करने के बाद उसके पास 38 बचे थे। ए फ्लैट, उसकी दौलत कई गुना बढ़ गई थी और उसके पास 538 प्राइमेवल स्टोन्स थे। ये देखकर कई गू मास्टर्स ईर्ष्या से हरे हो गए। फैंग युआन ने 5 थैलियों को अपनी छाती में रखा और फिर आखिरी पर्पल गोल्ड फॉसिल लेकर टेंट से बाहर निकल गया। यंग मास्टर, आप वो फॉसिल नहीं खोल रहे हैं? फीमेल गू मास्टर ने तेजी से अपनी पलकें झपकाई और फैंग युआन की पीठ को देखा, जोर से उस याद दिलाते हुए। फैंग युआन ने कोई ध्यान नहीं दिया और बिना पीछे मुड़े गैम्बलिंग गे से निकल गया। वो अपने पीछे हैरान गू मास्टर्स की एक टोली छोड़ गया जो एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे। चैप्टर 43 द फाइनल 6th पर्पल गोल्ड रॉक। हरे तांबे का प्राइमेवल समंदर में लहरें उठ और गिर रही थी, ज्वार और भाटा आ जा रहा था। समंदर के सतह के ऊपर लिकर वर्म एक गेंद में सिमटा हुआ था, शराब की भाप छोड़ रहा था जो धीरे धीरे सफेद धुंध में बदल रही थी। प्राइमेवल एसेंस का एक झोंका स्वूश की आवाज के साथ लहर के खिलाफ ऊपर उठा और शराब की धुंध में घुस गया। जब लहर पीछे हटी तो वहां पहले से ही आधा बचा था और रंग और भी गहरा हो गया था। शुरुआती जड़े ग्रीन से ये मध्यम स्टेज के हल्के हरे में बदल गया था। मध्यम स्टेज का प्राइमेवल एसेंस समंदर में गिरा, लेकिन ये शुरुआती स्टेज के प्राइमेवल एसेंस के साथ मिला नहीं। जैसे कि ये ज्यादा घना था, ये नीचे तला में बैठ गया। इस तरह स्थिति ये हो गई कि प्राइमेवल समंदर की ऊपरी परत शुरुआती स्टेज के प्राइमेवल एसेंस से भरी हुई थी, जबकि निचला आधा हिस्सा मध्यम स्टेज के प्राइमेवल एसेंस से। जैसे जैसे समय बीतता गया, शराब की धुंध अपच के अंदर घूमती रही। लिकर वर्म के रिफाइनमेंट के नीचे आखिरकार शुरुआती स्टेज का प्राइमेवल एसेंस कम होता गया, जबकि मध्यम स्टेज का प्राइमेवल एसेंस धीरे धीरे बढ़ता गया। ये नंगी आंख से देखा जा सकता था कि निचली परत का मध्यम स्टेज प्राइमेवल एसेंस धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, जबकि ऊपरी परत का शुरुआती स्टेज प्राइमेवल एसेंस कम होता जा रहा था, लेकिन समंदर के सतह में भी ऊपर उठ रहा था। जैसे फैंग युआन अपने प्राइमेवल एसेंस को रिफाइन कर रहा था, उसने उसी समय प्राइमेवल स्टोन से प्राकृतिक एसेंस निकला, अपने अपचय में कम हो रहे प्राइमेवल एसेंस को तेजी से भरते हुए। आखिरकार उसके अपचय में 45% प्राइमेवल समंदर पूरी तरह से मध्यम स्टेज के प्राइमेवल एसेंस में रिफाइन हो गया। बहुत शुक्रिया मध्यम स्टेज के प्राइमेवल एसेंस का, वर्ण में इन गैम्बलिंग में 5 बार पत्थर नहीं खोल पाता। अपने बिस्तर पर पद्मासन में बैठे फैंग युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस वक्त देर रात थी। गैम्बलिंग ज़ोन से निकलने के बाद उसने किसी और दुकान का दौरा नहीं किया, बल्कि सीधे एकेडमी की तरफ चला गया। भले ही ये गू यू माउंटेन विलेज के किनारे पर था, एक रैंक 1 इनिशियल स्टेज गू मास्टर के रूप में 538 प्राइमेवल स्टोन्स का मालिक होना अभी भी बहुत ज्यादा था। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि प्राइमेवल स्टोन्स भारी थे और साथ ले जाने में परेशानी थी। ये दूसरे लोगों की लालच को भी आकर्षित करता था। एक तरह से ये उसकी जान को खतरे में डाल सकता था। अगर कोई रैंक 1 अपर स्टेज या रैंक 2 का भी उसकी संपत्ति पर लालच करता तो फैंग युआन की वर्तमान क्षमता से वो उनसे मुकाबला नहीं कर पाता। दौलत आती जाती रहती है, लेकिन लोग दौलत के लिए मर जाते हैं। ये कितनी अफसोसनाक बात है। हंसी की बात यह है कि इस दुनिया में बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते। फायदे की नाव बहुत से लोगों को ले जाती है, लेकिन बहुतों को डूबा भी चुकी है। फैंग युआन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई जब उसने अपने हाथों में ग्रे सफेद प्राइमेवल स्टोन्स को देखा। एक पूरा प्राइमेवल स्टोन लगभग एक बतख के अंडे के साइज का था, लेकिन उसके हाथ में जो पत्थर था, क्योंकि उससे आधा एसेंस निकल लिया गया था, वो एक पूरा सर्कल छोटा था। फैंग युआन को इसका अफसोस नहीं था। हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। फैंग युआन सिर्फ एक सी ग्रेट टैलेंट था,
फिर भी वो लिकर गू का इस्तेमाल करके अपने प्राइमेवल एसेंस को रिफाइन कर रहा था, और उसके प्राइमेवल स्टोन्स का खर्च उसकी उम्र के लोगों से कई गुना ज्यादा था। लेकिन इसी वजह से वो अपने टैलेंट की कमी को पार कर पाया था। अगर असली कल्टीवेशन की गाती को गिना जाता तो वो पहले 3 में रैंक कर सकता था। फैंग युआन ने प्राइमेवल स्टोन्स को अपने पैसे के थैली में वापस रखा और वो आखिरी पर्पल गोल्ड फॉसिल निकला। उसने गैम्बलिंग डे में कुल 6 फॉसिल्स खरीदे दी और 5 वहीं पर खोले द आखिरी वाला अपने साथ ले आया था। उसकी इतनी चमक उठी जब उसने मूनलाइट गू को एक्टिवेट किया, 5 उंगलियों से रगड़ते हुए धीरे धीरे पत्थर को काट रहा था। पर्पल गोल्ड फॉसिल धीरे धीरे नीली लहरों के नीचे सिकुड़ता गया और आखिरकार पूरी तरह से चुरा हो गया, जमीन पर एक चूरे का ढेर छोड़ गया। फैंग युआन हैरान नहीं हुआ, क्योंकि पत्थर के जुए में आप 10 में से 9 बार हारते हैं। अपने 500 साल के अनुभव के साथ भी वो 10 में से सिर्फ 8 बार हार का सामना कर सकता था, और बचे हुए 2 बार में ये इस पर निर्भर करता था कि वो जिंदा गू है या मारा हुआ गू। मारे हुए गू की लगभग कोई कीमत नहीं थी। जिंदा गू की बात करें तो हो सकता है वो दुर्लभ प्रकार का गू वर्म ना हो, और अगर वो बेहद कीमती गू हो भी तो उसकी वजह से जानलेवा संकट आ सकता है। फैंग युआन का वर्तमान कल्टिवेशन लेवल अभी भी बहुत कम था, वो गू मास्टर्स के सबसे निचले स्टार पर था। जो मडस्किन टोड उसने पहले हासिल किया था, अगर ये गू यू माउंटेन विलेज ना होता तो शायद जिया जिनशेंग ने यूज जबरदस्ती छीन लिया होता। जुआ कभी भी परिवार की दौलत बढ़ाने का तरीका नहीं था, बल्कि ये दिवालियापन और कर्ज का एक बड़ा कारण था। ये वो विकास का रास्ता नहीं था जो फैंग युआन अपनाना चाहता था। भले ही आखिरी पर्पल गोल्ड फॉसिल में कोई गू वर्म नहीं था, फैंग युआन निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने पत्थर के चूरे के ढेर को देखा और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। सच में, गैम्बलिंग डे में जाने का उसका आखिरी मकसद इसी पत्थर के चूरे के ढेर के लिए था। वो मडस्किन टोड तो बस एक ऐसी चीज थी जो उसने सुविधा के अनुसार हासिल कर ली थी। उसने फॉसिल को अकेले में खोला, और उसके अलावा कोई इस नतीजे की सच्चाई नहीं जानता था। उस दिन से वो दावा कर सकता था कि लिकर वर्म को पर्पल गोल्ड फॉसिल से जगाया और काबू किया गया था। यह आइडिया शानदार था। पहली बात, कोई भी ये कंफर्म नहीं कर सकता था कि फॉसिल्स में सच में कौन सा गू वर्म मौजूद है। कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि लिकर वर्म पर्पल गोल्ड फॉसिल के अंदर सुषुप्त अवस्था में नहीं रह सकता? ये बिल्कुल मुमकिन है। दूसरी बात, उसके पास कई चश्मदीद गवाह थे। उसने मडस्किन टोड खोला था, जो गैम्बलिंग डे में गू मास्टर्स पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गया होगा। तीसरी बात, अगर कोई उससे लगातार सवाल भी करता तो वो सब कुछ अपनी किस्मत पर डाल सकता था। किस्मत एक ऐसी चीज थी जिसे समझा नहीं जा सकता था। भले ही किसी को शक हो कि ये फ्लावर वाइन मॉन्क का लिकर वर्म है, किस्मत जैसे बहाने के सामने उन्हें समझ नहीं आएगा कि फैंग युआन से कैसे बहस करें। अंधेरे कमरे में फैंग युआन का चेहरा गंभीर था। एक तरफा छिपाना कागज से आग ढकने जैसा था। एक दिन आएगा जब वो बेनकाब हो जाएगा। लिकर वर्म जैसे छुपे हुए खतरे से छुटकारा पाने के लिए उस पहले वार करना होगा। ये फैंग युआन का स्टाइल है। इसके अलावा उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा था, और आगे आने वाली कल्टिवेशन प्रक्रिया में यूज लिकर वर्म को उजागर करना होगा। लिकर वर्म जैसे रैंक 1 गू के लिए ये रैंक 1 गू मास्टर्स के लिए बेहद कीमती है, लेकिन रैंक 2 गू मास्टर्स के लिए ये उनके लिए अब अनुकूल नहीं है। इसलिए अगर ये उजागर हो भी गया तो मुझे बस कुछ ध्यान मिलेगा, लेकिन इससे पूरी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। यह स्प्रिंग एंड ऑटम सकाडा जैसा नहीं है। अगर स्प्रिंग एंड ऑटम सकाडा उजागर हो गया तो शायद मैं अगले ही पाल एक भयानक मौत मर जाऊंगा। समस्याओं से निपटने के 500 साल के अनुभव ने फैंग युआन को मानव मानसिकता से बेहद परिचित बना दिया था। उनके हर विचार उसके लिए दिन की तरह साफ थे। फ्लावर वाइन ट्रैवलर की विरासत और मुदस्किन टोड, मेरी यादों में यहाँ बस यही 2 खजाने हैं, और अब जबकि वो मेरे द्वारा हासिल कर लिए गए हैं, तो आगे मैं जो कर सकता हूँ वो सिर्फ धीरे धीरे और स्थिरता से कल्टिवेशन है। फैंग युआन ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर को आराम दिया। उसे एक तेज थकान का एहसास हो रहा था। एक गू मास्टर की प्राइमेवल सी कल्टिवेशन नींद की जगह नहीं ले सकती थी। फैंग युआन ने अपना कंबल खींचा और अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी यही अभी भी आधी खुली हुई थी। भले ही बिस्तर के नीचे 500 प्राइमेवल स्टोन्स छिपे हुए द साथ हाई ग्रीन बैम्बू वाइन के कई बर्तन भी, उस अभी भी एक जरूरत और खतरे का एहसास हो रहा था। ये 500 से ज्यादा प्राइमेवल स्टोन्स पहले से ही एक सीमा थी। समृद्धि से पतन तक फैंग युआन को साफ था कि आगे से उसका प्राइमेवल स्टोन का खर्च सिर्फ बढ़ेगा, लेकिन उसकी आमदनी ज्यादातर अपने क्लासमेट से वसूली करके होती थी।
वो अपने क्लासमेट की वृद्धि और सुधार को तेजी से महसूस कर रहा था। खासकर हाल ही की कुछ वसूलियों में गु यू मो चेन, ची चेन और उसके भाई गु यू फैंग झेंग ने अपने लात घूंसों में काफी सुधार कर लिया था। पहले उन्हें गिराने के लिए सिर्फ 1 या 2 वार की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब 5 या 6 की जरूरत थी। 3 से 4 और लूट और उनके मुंह और लात पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। अगर वो मुझे एक एक करके चैलेंज करते हैं तो मेरी वर्तमान स्टैमिना से मैं यूएस तरह की राउंड रॉबिन लड़ाई नहीं से सकता। 500 प्राइमिवल स्टोन्स शायद बहुत लगे, लेकिन मेरे वर्तमान 4 स्टोन्स प्रतिदिन के खर्च के हिसाब से ये उतना ज्यादा भी नहीं है। किंग माओ माउंटेन में अब कोई खजाना नहीं बचा है, लेकिन पास में बाइगू माउंटेन पर एक रैंक 4 गु मास्टर ऑफ द राइचस पाथ की गुप्त रूप से बनाई गई शक्ति विरासत है। साय, ये सब फ्लावर वाइन मोंग के खजाने के बहुत कम होने पर ही आकर रुकता है। उसने मुझे सिर्फ एक लिकर वॉर्म दिया। अभी भी वो फिल्म इमेज की दीवार है, शायद मैं न्यूज कारवा में किसी व्यापारी को बेच सकता हूं। फैंग युआन ने सोचा, जबकि उसकी पलकें भारी होती गई जब तक कि वो आखिरकार सो नहीं गया। चैप्टर 44 मंकी वाइन नॉट यील्डिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द लिकर वर्म। दूसरे दिन दोपहर के लंच ब्रेक में फैंग युआन फिर से पहाड़ी गांव के बाहर के शॉपिंग एरिया में गया। क्योंकि उनमें से कईयों को दिन में काम करना पड़ता था, इसलिए टेंट वाले एरिया में ज्यादा गांव वाले नहीं थे। फैंग युआन यूएस जगह पर गया जहां कल रात इंटिमेट ग्रास बेचने वाला वेंडर था। अपनी यादाश्त के मुताबिक वो पहुंचा तो देखा कि वहां एक खाली गाड़ी खड़ी थी। एक शुतुरमुर्ग यूएस गाड़ी को खींच रहा था। वो गर्व से वहीं खड़ा था। उसका शरीर एक शुतुरमुर्ग जितना बड़ा था, जबकि शक्ल एक मुर्गी जैसी थी। इस प्राणी की पीठ एक टेढ़े एंगल में उभरी हुई थी। उसके शरीर के किनारे पर 2 बड़े पंख इकट्ठे थे, जिनके पंख 7 रंगों में शानदार तरीके से चमक रहे थे। मुर्गी का सिर ऊंचा उठा हुआ था। उसकी विशाल लाल कलगी एक एगट के ताज जैसी लग रही थी, जो सूरज की रोशनी में एक रत्न की तरह चमक रही थी। लगता है वे थोड़ा लेट हो गया। इंटिमेट ग्रास बिक चुकी है। कितने अफसोस की बात है। अगर मैं कुछ किलो इंटिमेट ग्रास खरीद पाता तो मैं काफी प्राइमिवल स्टोन्स बचा लेता। फैंग युआन के कदम रुक गए। फिर वो वहां से चला गया और एरिया में और गहराई तक जाने लगा। आओ, अलग अलग गांव की स्वादिष्ट शराब का स्वाद चखो। यहाँ 100 से ज्यादा तरह की शराब हैं, जैसे लैंटन ग्रास वाइन, 9 ट्यून वाइन जिसका असर देर तक रहता है, हल्की और शिष्ट एंशियंट ड्रैगन वेल, मीठी और खट्टी फ्लावर रॉक ट्यून, मुंह में पानी लाने वाली 100 स्प्रिंग ओल्ड सेलर और गहरी खुशबू वाली इंटॉक्सिकेशन ऑफ 3 ऑटम्स। टेंट के सामने एक नीले गोल बकेट के पास एक दुकान का सहायक जोश से हाथ लगा रहा था। फैंग युआन की नजर में एक चमक आई और उस तुरंत दिलचस्पी बढ़ गई। एक मोड़ लेकर वो शराब की दुकान में घुस गया। शराब की दुकान की सजावट बहुत अनोखी थी। टेंट के सबसे अंदर एक लंबा काउंटर था। वहां एक गू मास्टर बैठा था, जिसके पीछे टोकरी के साइज के दर्जनों क्रिस्टल लेडीबग्स दी, जो टेंट की कपड़े की दीवारों से चिपके हुए थे। फर्श पर कारपेट नहीं था, बल्कि बिना ढके पहाड़ी पत्थर और मिट्टी थी। इस मिट्टी के बीच जिंदा रंग के मशरूम उगे हुए थे। यह मशरूम हर तरह के रंगों के गोल और थोड़े प्यारे दिख रहे थे। कुछ टेबल जितने बड़े दी, जबकि दूसरे बेंच जैसे छोटे थे। वो अक्सर इस तरह से बनते हुए थे कि एक बड़े टेबल मशरूम के चारों तरफ कुछ छोटे बेंच मशरूम होते थे। यह इनोसेंट मशरूम है, जिसे एक गू मास्टर ने जानबूझकर उगाया है। इसमें हवा से धूल और कानों को सोखने की क्षमता होती है, जिससे हवा साफ होती है, और ये एक तरह का ग्रास गू है। फैंग युआन ने उन्हें देखते ही मशरूम की उत्पत्ति को तुरंत पहचान लिया। उसने एक छोटे मशरूम को चुना और बैठ गया। मशरूम की सतह तुरंत थोड़ी नीचे धंस गई, जिससे फैंग युआन को लगा कि वो अर्थ पर सोफा पर बैठा है। यंग मास्टर, यह शराब का कैटलॉग है, क्या आप देखना चाहेंगे? एक दुकान का सहायक पास आया। फैंग युआन ने शराब के कैटलॉग पर नजर डाली और महसूस किया कि यहाँ की शराब ग्रीन बैम्बू वाइन से महंगी थी। मुझे 1 कप मंकी वाइन चाहिए। फैंग युआन ने कैटलॉग नीचे रखा। 1 कप मंकी वाइन, सहायक ने मुड़कर चिल्लाया। काउंटर पर रैंक 1 गू मास्टर ने सुना और तुरंत झुककर एक बांस का शराब का कप निकला। फिर उसने शराब का कप लिया और मुड़ गया टेंटेज की तरफ। नीले टेंट की दीवारों पर दर्जनों क्रिस्टल लेडीबग्स दी, सिर नीचे की तरफ और पूंछ ऊपर की तरफ, शांति से दीवारों से चिपके हुए थे, जैसे कि वो सिर्फ टेंट के लिए सजावट हों। यह क्रिस्टल लेडीबग्स भी एक तरह के गू थे। उनका पेट खाली था, क्योंकि उन्हें अक्सर गू मास्टर्स कीमती तरल पदार्थ ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उनके शरीर पारदर्शी जैसे कि वो क्रिस्टल से बने हों। बाहर से कोई देख सकता था कि लेडीबग के पेट के अंदर अलग अलग तरह की शराब मिल सकती थी।
गू मास्टर ने जल्दी से उनमें से अस क्रिस्टल लेडीबग को ढूंढ लिया जिसमें मंकी वाइन था। उसने बांस का शराब का कप लेडीबग के मुंह के पास रखा और अपने दूसरे हाथ से लेडीबग के एक्सोस्केलेटन को हल्का सा सहलाया। थोड़ा सा प्राइमिवल एसेंस क्रिस्टल लेडीबग के शरीर में घुसा और उसके बाद उसने अपना मुंह खोला और शराब की एक धार बांस के शराब के कप में बह गई। शराब कप में इधर उधर छिटकी जब तक कि वो पूरा भर नहीं गया। गू मास्टर ने मंकी वाइन से भरे बांस के शराब के कप को काउंटर पर रखा। जो सहायक पहले से ही इंतजार कर रहा था, उसने तेजी से कप को सावधानी से उठाया और कुछ कदम चलकर यूज फैंग युआन को दे दिया। फैंग युआन ने सिर्फ एक छोटा सा घूंट लिया। मंकी वाइन सच में एक फलों की शराब थी, मीठी और ताजगी भरी और तालू पर हल्की थी। उसने पीना बैंड कर दिया, लेकिन एक सोच के साथ फैंग युआन ने लिकर वर्म को बुलाया। सफेद और मोटा लिकर वर्म सफेद रोशनी की एक चमक में बदल गया और हवा में एक आग बनाया। एक प्लॉप के साथ वो शराब के कप में गिर गया। शराब हर तरफ छिटकी, मशरूम टेबल पर बिखर गई। लिकर वर्म खुशी से शराब के कप में उछालने लगा और मंकी वाइन नंगी उंगली से कम होती हुई देखी जा सकती थी। कुछ ही सांसों में कप सूख गया था, एक बूंद भी नहीं बची थी। यह लिकर वर्म है, काउंटर पर बैठे गू मास्टर ने चिल्लाया। उसकी एड़ी चमक रही थी। वो एक रैंक 1 गू मास्टर था जिसका ग्रेड डी टैलेंट था, जो सिर्फ मर्चेंट कारवां के साथ चल सकता था और इस शराब की दुकान में काम कर सकता था। उसका मकसद घूमने फिरने के साथ साथ अपने लिए मौके ढूंढना था। लिकर वर्म प्राइमिवल एसेंस को रिफाइन कर सकता है और यूज एक पूरे रेल्म तक बढ़ा सकता है। एक रैंक 1 गू मास्टर के लिए इसे एक बेहद कीमती गू वर्म कहा जा सकता है। क्या ये वही मौका नहीं था जिसे वो मेहनत से ढूंढ रहा था? यंग मास्टर, क्या आपका इस लिकर वर्म को बेचने का कोई प्लान है? वो उत्सुकता से पास आया, उसकी एड़ी में सच्चाई का भाव था। फैंग युआन ने अपना सिर हिलाया, उसे एक दृढ़ रवैये से माना कर दिया और उठकर जाने लगा। इस बार उसका मकसद अपने पास मौजूद लिकर वर्म को उजागर करना था। उसने कभी उस बेचने का नहीं सोचा था। यंग मास्टर, प्लीज रुकिए। मैं सच में इसके लिए गंभीर हूं। शायद हम बैठकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। गू मास्टर ने अनिच्छा से फैंग युआन का पीछा टेंट के प्रवेश द्वार तक किया, लेकिन फैंग युआन ने यूएस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर में वो सिर्फ वहीं खड़ा रह सका। उसका चेहरा बेहद अफसोसनाक था जब वो फैंग युआन की पीठ को एक कोने में मुड़ते हुए और क्षितिज के बीच में गायब होते हुए देख रहा था। डॉट 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 डॉट। अनजाने में सूरज धीरे धीरे डूब गया और चंद्रमा ने उसकी जगह ले ली। रात में चांदनी तेजी से चमक रही थी, लेकिन व्यापारियों की दुकानों में लगे कई स्ट्रीट लाइट से दब गई थी। आज रात व्यापारियों की दुकान में भीड़ हो पड़ी थी। फैंग युआन इधर उधर धक्के खाते हुए अंदर घुसा। अनजाने में हर तरह की बातचीत सुन रहा था। दुकानें आमतौर पर 3 दिन और 3 रात खुली रहती हैं। आज रात पहले से ही दूसरी रात है। परसों सुबह तक मर्चेंट कारवां अपने सफर पर निकल चुका होगा। इसलिए अगर हमें कुछ खरीदना है तो जल्दी करनी होगी। मैंने कल एक गोल्डन बेलगू देखा था, साई, अफसोस कि वो बहुत महंगा था। दुकानदार से काफी देर तक मोल भाव करने के बाद भी वो सस्ता नहीं हुआ। आज रात जाकर एक बार और देखूंगा। क्या तुम लोगों ने सुना? कल रात एक नौजवान ने एक मडस्किन टोड खोला और 500 प्राइमिवल स्टोन्स का मुनाफा कमाया। डॉट 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 डॉट। फैंग युआन ने ध्यान से सुना, अपने दिल में निराशा महसूस करते हुए, क्योंकि उसने लिकर वर्म के बारे में कुछ नहीं सुना। लिकर वर्म सिर्फ एक रैंक 1 गू वर्म है, लेकिन ये एक रैंक 1 गू मास्टर के लिए बेहद मायने रखता है। फिर भी ये एक रैंक 2 या रैंक 3 गू मास्टर के लिए बेकार है, क्योंकि वो उससे अपने प्राइमिवल एसेंस को और रिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए ये आम बात है कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि लिकर वर्म के मामले को उजागर करने की पहल कुछ समय तक जल्दी नहीं की जा सकती। अगर मैं इसे ज्यादा करूंगा तो हो सकता है कि भंडा फूट जाए। जैसे हाईफैंग युआन चला, वो अपने दिल में चुपचाप सोच रहा था। इसी बीच उसके सामने एक हंगामा हो गया। अगले हाईपैल फैंग युआन ने किसी को चिल्लाते हुए सुना, जल्दी आओ और देखो, यहाँ एक बेईमान व्यापारी है जो हमारे क्लैन के लोगों को नकली गू बेच रहा है। भीड़ में गुस्सा भड़क उठा। ओह, ऐसा कुछ हो रहा है। जल्दी जाकर देखो, कौन सी दुकान हमारे क्लैन के लोगों को धोखा देने की हिम्मत कर रही है। फैंग युआन भी भीड़ के साथ चला और हंगामे की तरफ बढ़ा। उसकी एड़ी के सामने लोगों का एक झुंड एक बड़े लाल टेंट के मुंह के पास जमा था। भीड़ हो रही थी। कुछ लोग उत्सुकता से देख रहे थे जबकि दूसरे ठंडी नजरों से घूर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग गुस्से से भरे हुए थे। टेंट के बाहर 2 लोग खड़े थे। उनमें से एक नौजवान रैंक 2 गू मास्टर था, जिसके कपड़े बता रहे थे कि वो जाहिर है गू यू क्लैन से था।
दूसरा शख्स एक जाना पहचाना चेहरा था। यह गैम्बलिंग देव का मालिक जिया जिनशेंग था। नौजवान गू मास्टर ने अपने हाथों में एक काला गू वर्म पकड़ा हुआ था। उस ऊपर उठाकर भीड़ से चिल्ला रहा था, मेरे क्लैन के लोगों, मेरे सामने खड़े इस शख्स ने कल मुझे एक नकली गू बेचा। मुझसे झूठ बोला कि यह एक ब्लैक बॉर गू है और मुझे 250 प्राइमेवल स्टोन्स में बेच दिया। सोचो तो सही, जब मैं इसे रिफाइन करने के लिए घर ले गया तो मुझे पता चला कि यह ब्लैक बॉर गू नहीं बल्कि सिर्फ एक साधारण बदबूदार मोटा कीड़ा है। जिया जिनशेंग ठंडा हंसा, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैंने कब कहा कि यह ब्लैक बॉर गू है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? नौजवान गू मास्टर ने जिया जिनशेंग के इनकार को देखकर गुस्से में आ गया और जिया जिनशेंग की कलाई पकड़ ली। चालबाज सौदागर, तुम इनकार करने की हिम्मत करते हो? तुमने किंग माओ माउंटेन पर हाइगू यू क्लैन के मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? छोड़ो मुझे। जिया जिनशेंग भी गुस्से में था जब उसने अपनी कलाई झटकी। नौजवान गू मास्टर का हाथ थप्पड़ मारकर हटा दिया। अगर तुम्हें झगड़ा करना है और पैसे ऐंठने हैं तो कोई बेहतर निशाना ढूंढो। मैं तुमसे नहीं डरता। मेरा भाई जियाफू है, एक रैंक 4 गू मास्टर। तुम मेरा क्या कर सकते हो? तुम। नौजवान गू मास्टर ने अपनी रीढ़ चौड़ी करके देखा लेकिन कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। एक रैंक 4 गू मास्टर का नाम हाईयूज डराने के लिए काफी था। वाह! जिया जिनशेंग ने जमीन पर थूका, अपना सिर उठाया और नौजवान गू मास्टर को देखा। अपमान से हेस्ट हुए, ये तुम हायद जो सस्ते गू का फायदा उठाना चाहते थे। क्या तुमने अपने दिमाग से नहीं सोचा कि एक ब्लैक बॉर गू जो एक गू मास्टर की ताकत बढ़ा सकता है, इतना दुर्लभ गू वर्म होने के बावजूद एक लिकर वर्म से भी सस्ता क्यों बेचा जा रहा था? यह आमतौर पर 600 प्राइमेवल स्टोन्स में बिकता है। क्या तुमने सोचा कि तुम सिर्फ 250 प्राइमेवल स्टोन्स में एक खरीद सकते हो? सपने देखो, हरामी। नौजवान गू मास्टर ने अपने दांत पीसे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब वो अपमान के गुस्से से कांप रहा था। लोगों के बीच चर्चा हो रही थी जब वो बेचैन हो गए, तेजी से बहस कर रहे थे। लेकिन किसी ने आगे आने की हिम्मत नहीं की क्योंकि जियाफू का रैंक 4 गू मास्टर का दर्जा उनके सामने एक विशाल पहाड़ जैसा था जो भीड़ को स्थिर कर रहा था। ये लड़का बहुत कमीना है, कितना चालबाज सौदागर है। तभी तो वो किंग माओ माउंटेन पर इतना घमंड दिखा रहा है। वो असल में जियाफू का छोटा भाई है। मैंने सुना है कि वो सिर्फ सौतेले भाई हैं, लेकिन यूएस रैंक 1 कल्टिवेशन के साथ भी वो इस रिश्ते का इस्तेमाल करके कारवां में मनमानी कर सकता है। यहां आखिर हुआ क्या है? इस पाल एक जोर की आवाज आई, जियाफू यहां हैं। लीडर यहां झगड़ा सुझाने आए हैं, सब रास्ता दो। चर्चा रुक गई जब सब अलग हो गए और उनके बीच एक संकरा रास्ता बन गया। एक मजबूत छोटे शरीर और एक विशाल पेट वाला मध्य आयु गू मास्टर अंदर आया। उसने एक लंबी आस्तीन वाला पीला चोगा पहना था जो मर्चेंट कारवां का लीडर था। जियाफू। सर जियाफू, मेरा प्रणाम। नौजवान गू मास्टर गुस्से में था लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने आप को गुस्सा सहने के लिए मजबूर किया और जियाफू को प्रणाम किया। जिया जिनशेंग वहीं जम गया। उसने अपने भाई के आने की उम्मीद नहीं की थी। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसकी ऊँग में गुस्सा चमक उठा। ये अजीब एक्सप्रेशन फैंग युआन ने दूर से देखते हुए पकड़ लिया जब वो स्थिति के बारे में सोच रहा था। चैप्टर एंड।